शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उसी में जो आज का हमारा अगला चैप्टर है वो है किशोरावस्था। और किशोरावस्था आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु की 12 से 18 वर्ष के बीच की जो आयु होती है, इस आयु को हम लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था जो है, इसका जो अंग्रेजी नाम है वो है एडोलसेंस। क्या? एडोलसेंस। और ये जो एडोलसेंस है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसियर नामक शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन इससे ज्यादातर पूछता है कि किशोरावस्था का अंग्रेजी नाम क्या है। तो किशोरावस्था का अंग्रेजी जो नाम है वो है एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा, किस भाषा से? लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुआ है। और एडोलसियर शब्द का जो अर्थ है वो है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आपका ऑप्शनल पेपर है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि एडोलसियर किस भाषा का शब्द है। तो एडोलसियर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि एडोलसेंस किस भाषा का शब्द है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जवाब दे देते हैं लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि एडोलसेंस जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि किशोरावस्था 12 से 18 के बीच की जो आयु होती है उस अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। और किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। और एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से हुई है। और एडोलसियर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि किशोरावस्था जो है वो परिपक्वता की ओर बढ़ने की आयु है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं किशोरावस्था के बहुत से उपनाम। किशोरावस्था के बहुत से उपनाम, बहुत से नामों से जाना जाता है। किशोरावस्था को कई ऐसे नामों से जाना जाता है जिसके बारे में आपको ऑप्शनल प्रश्न भी बना देता है। वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस काल को कठिन काल के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था को कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का कोटेशन है। और ये कोटेशन किसने दिया है? किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। किसने दिया? किलपैट्रिक महोदय ने दिया। इसी क्रम में पूछ लेता है कि किशोरावस्था कहता है कि किस अवस्था को तनाव संघर्ष की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, किस अवस्था को तनाव संघर्ष की अवस्था मानी जाती है? तो किस अवस्था को? तो किशोरावस्था को। ये भी एक प्रकार का कोटेशन है। और ये कोटेशन स्टेनले हॉल ने दिया है। किसने दिया? स्टेनले हॉल ने दिया है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि उलझन की आयु किस आयु को कहा जाता है। यानी कि इस किशोरावस्था को उलझन के आयु या उलझन की अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। इसे बसंत ऋतु की अवस्था या आयु के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग तार्किक चिंतन की आयु, इसी अवस्था को हम इस नाम से जानते हैं। किस क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अवस्था को हम तार्किक चिंतन की अवस्था या तार्किक चिंतन की आयु के नाम से जानते हैं। तो किस अवस्था को? किशोरावस्था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है समस्याओं की आयु या अवस्था। ये भी क्या? इसे भी हम किशोरावस्था के नए ही नाम से जानते हैं। अतः हम इस तरह से बहुत से नाम है जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे बसंत ऋतु, वैसे कहा जाता है कि पतझड़ की आयु भी बोला जाता है इस अवस्था को।
यानी कि किशोरावस्था को कठिन काल के नाम से, तनाव संघर्ष के नाम से, उलझन की अवस्था, बसंत ऋतु, तार्किक चिंतन, समस्याओं की अवस्था, साथ ही साथ पतझड़ की याद इत्यादि अन्य भी नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन इसी में से पूछ लेता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अवस्था को बसंत ऋतु की अवस्था के नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस अवस्था को तार्किक चिंतन की याद के नाम से जाना जाता है, किस अवस्था को समस्या की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम इन सभी नामों को किशोरावस्था के नाम से जानते हैं और ये सभी क्या है, किशोरावस्था के उपनाम है। ठीक है, आपको किशोरावस्था का अर्थ समझ में आ गया, किशोरावस्था का अन्य नाम भी समझ में आ गया जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब इसी में अगला जो आपका टॉपिक है वो है किशोरावस्था की परिभाषा। अब इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था की जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसके बारे में भी पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेगा कि शैशवावस्था किशोरावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था है, किसने कहा था। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट परिभाषा रखा गया है वो है रास महोदय का। रास महोदय ने क्या कहा था कि शैशवावस्था किशोरावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसी विशेषताएं हैं जो किशोरावस्था की जो शैशवावस्था में भी दिखने को मिलती है, यानी कि बहुत सी शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं जो हमें किशोरावस्था में दिखने को मिलती है। इसीलिए रास महोदय ने इस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था भी माना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो परिभाषा है वो वैलेंटाइन का परिभाषा है, वो है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। देखिए इस अवस्था को क्या क्या कहा गया, कठिन काल भी कहा गया, समस्या की अवस्था भी कही गई है, तनाव संघर्ष की आयु भी कही गई है। ठीक है, उलझन की अवस्था भी कही गई है। इसलिए वैलेंटाइन महोदय ने इस अवस्था को क्या कहा कि अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट एक परिभाषा है जिसमें वैलेंटाइन महोदय ने दिया है। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति व वर्तमान की शक्ति वह भावी जीवन यानी कि आने वाला जो समय है भावी जीवन की आशा की परिवर्तन काल है। ठीक है, मतलब हम इस अवस्था के आधार पर अपने भावी जीवन को माप सकते हैं, जान सकते हैं और इसी के आधार पर हमारा भावी जीवन क्या होता है, परिवर्तित होता है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। इस तरह से हमने अर्थ समझा, परिभाषा समझा। अब आता है किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था के जो विकास है इन विकास को सिद्धांत के रूप में जाना गया है और किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत है मुख्यतः कितने हैं, दो प्रकार के। कितने हैं, दो प्रकार के। पहला जो सिद्धांत दिया गया वह सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम आकस्मिक विकास के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। आकस्मिक विकास के सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्वरित या आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है। तो समर्थक कौन है, स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि त्वरित विकास का सिद्धांत, इसमें ये कहा गया त्वरित का तात्पर्य क्या, आकस्मिक से या अचानक से। ठीक है, इसमें ये माना जाता कि किशोरावस्था में कुछ ऐसे विकास होते हैं जो हमें अचानक से दिखने को मिलते हैं। क्या होता है, किशोरावस्था में कुछ ऐसे विकास होते हैं जो हमें अचानक से दिखने को मिलते हैं, जो न तो शैशवकाल में और न ही बाल्यकाल में हमें दिखने को मिला था। अतः इस अवस्था के विकास के सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित किया गया है और माना गया है कि किशोरावस्था का जो विकास है या किशोरावस्था में होने वाले जो विकास है वह विकास कुछ आकस्मिक भी होते हैं, जैसे वह रूप हमें न ही शैशवावस्था में दिखने को मिलता है और न ही बाल्यावस्था में दिखने को मिलता है। और इस प्रकार के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कौन है, स्टेनले हॉल है। ठीक है, उसी क्रम में अगला है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके सिद्धांत के जो समर्थक वो है थार्नडाइक, किंग, हालिंगवर्थ। ठीक है, ये तीन ऐसे महान मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था के विकास के जो सिद्धांत दिए उस सिद्धांत का नाम है क्रमिक विकास का सिद्धांत और इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में थार्नडाइक, किंग और हालिंगवर्थ माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वह अचानक से नहीं होता,
वह क्रम के अनुसार होता है और जो भी अवस्थाएं होती हैं अवस्थाओं के आधार पर क्रमिक विकास होता है, इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत को क्रमिक विकास का नाम दिया। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो थॉर्नडाइक, कीगर और हालिबर्ट। किसी एक का भी नाम इसमें दे देगा तो आपको तीनों याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, इसके बाद से आपका आता है कि किशोरावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता। ठीक है, जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं वो मुख्यतः मुख्य है। ठीक है, जिनमें सबसे पहला है वो है शारीरिक परिवर्तन। सबसे पहला क्या है, शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है कि किशोरावस्था में जो स्त्री और पुरुष होते हैं या जो किशोर एवं किशोरियां होती हैं, इनके शारीरिक परिवर्तन दिखने को मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो पुरुष वर्ग के होते हैं वह पुरुष तत्व की प्राप्ति करते हैं और जो स्त्री वर्ग के होते हैं वह स्त्री तत्व की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में हमें शारीरिक परिवर्तन दिखने को मिलता है। साथ ही साथ दूसरा जो है वो है मानसिक विकास। माना जाता है कि किशोरावस्था में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था के अंत तक। और इस तरह से हमें इस अवस्था में मानसिक विकास, कल्पना, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि के रूप में हमें लिखने को मिलता है। ठीक है, इसी में अगला है अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। किशोरावस्था का जो बालक एवं बालिकाएं यानी कि किशोर एवं किशोरियां होती हैं वह अपने आप को अस्थायित्व एवं समायोजन परिस्थिति के अनुसार या हम कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। इसका अभाव दिखने को मिलता है। इसलिए ये भी एक प्रकार की किशोरावस्था की विशेषताएं हैं कि जो भी किशोर एवं किशोरियां होती हैं या अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने में असमर्थ होते हैं, इसका अभाव हमें दिखने को मिलता है। अगला है संवेगात्मक जीवन। संवेगात्मक जीवन का तात्पर्य क्या है कि यह अपना जीवन संवेग के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भी असाधारण कार्य है, असाधारण, जो अकल्पनीय है, अकल्पनीय, इन कार्यों को भी करने का निर्णय ले लेते हैं। या किस आधार पे, अपने संवेगात्मक जीवन के आधार पे। अतः हम कह सकते हैं कि इस आधार पे यह भी एक प्रकार की विशेषता हमें देखने को मिलती है किशोरावस्था में। अगला है विरोधी मानसिक दशाएं। विरोधी मानसिक दशाएं का तात्पर्य क्या है कि किसी भी कार्य पे अचानक से गुस्सा होना। ठीक है, अचानक से उस बात पे चिढ़ जाना या किसी अन्य बात पे अचानक से प्रसन्न होना या कोई भी ऐसा कार्य जो इनके मन के अनुसार नहीं होता है, इनके अनुसार नहीं होता है, तो अचानक से उस बात पे चिढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक इस आधार पे हम देखते हैं कि इस अवस्था में विरोधी मानसिक दशाएं रूपी जो हम कह सकते हैं कि प्रवृत्तियां होती हैं, यह हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखने को मिलती है। ठीक है, इसी में अगला है बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का अधिकतम विकास का तात्पर्य क्या है कि किसी भी प्रकार की कॉन्सेप्ट या प्रत्ययों को देखकर उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं। इनकी कल्पना शक्ति अत्यधिक विकसित हो चुकी होती है। किसी भी प्रकार की समस्या जो इनके सामने आती है उस समस्या को दूर करने के लिए यह अनेक प्रकार के समाधान ढूंढने लगते हैं। अनेक प्रकार के मार्गों के आधार पर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने लगते हैं। इस रूप में हम देखते हैं कि इस अवस्था में बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका रहता है। ये भी किशोरावस्था की एक विशेषता के रूप में आती है। अगला है रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था के जो किशोर एवं किशोरियां होती हैं इनके रुचियों में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी जैसा कि जो भी किशोर एवं किशोरियां पाई जाते हैं यानी कि किशोरावस्था के जो भी बालक एवं बालिकाएं होते हैं इनके जो भी रुचियां होती हैं वो क्या रहती है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है। कभी क्या खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, तो कभी पिक्चर देखने में इंटरेस्ट लेते हैं, कभी इनकी पढ़ाई के रूप में क्या होता है कि नहीं कभी हम IAS बन जाए, तो नहीं कभी हम PCS बने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, तो कभी ये सोचते हैं कि नहीं हमें इंजीनियर बनना है। यानी कि जो भी इनके इंटरेस्ट होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। और इस प्रकार के रुचियों में परिवर्तन जो दिखने को मिलता है यह हमें किशोरावस्था में ही दिखने को मिलता है। और इसलिए रुचियों में परिवर्तन किशोरावस्था की एक विशेषता के रूप में मानी जाती है। अगला है काम भावना का विकास। देखिए ये जो काम भावना है इस किशोरावस्था में हमें 3 रूपों में दिखने को मिलता है।
एक होता है आत्म प्रेम और दूसरा होता है समलिंगीय प्रेम, समलिंगीय प्रेम, और तीसरा होता है विषमलिंगीय प्रेम, विषमलिंगीय प्रेम। आत्म प्रेम का तात्पर्य क्या है? इस अवस्था के यानी कि पूर्व किशोरावस्था काल जो होता है, इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो खुद से प्रेम करते हैं, अत्यधिक शीशे के सामने अपने आप को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से जो इनके अंदर प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रवृत्तियां आत्म प्रेम रूपी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और किशोरावस्था में पाई जाती है। साथ ही साथ काम भावना के रूप में समलिंगीय प्रेम भी हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बालक बालकों से और बालिकाएं बालिकाओं से घंटों तक फोन पे बात करते हैं, आपस में जुटे रहते हैं। इसी रूप में हमें विषम लिंगीय प्रेम का भी हमें भावना का विकास देखने को मिलता है कि जो बालिका होती हैं वो बालकों के प्रति और जो बालक होते हैं वो बालिकाओं के प्रति एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का हमें विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है निर्भरता व अधीनता की प्रवृत्ति। इस अवस्था में जो बालक या बालिकाएं होते हैं वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। खुद मतलब किसी भी प्रकार के कार्य को या किसी भी चीज के लिए, खर्च के लिए हमें किसी अन्य से पैसे न लेने पड़े, अपने परिवार से पैसे न लेने पड़े, इसलिए निर्भर बनने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ निर्भर व अधीनता मतलब खुद के अधीन का तात्पर्य है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। इसी में अगला वीर पूजा की प्रवृत्ति, इसी को हम वीर पूजा या नायक पूजा भी कहते हैं, की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जो भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं और उन्हीं के आधार पर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसे हम वीर पूजा या नायक पूजा के रूप में देखने को हमें मिलता है। ये एक प्रकार की किशोरावस्था की क्या विशेषता है। ठीक है, अगला है धार्मिक भावना का उदय। इन्हें धार्मिकता में विश्वास होने लगता है और धर्म के जो भी परंपराएं होती हैं वो रीति रिवाज परंपराओं को मानना आरंभ कर देते हैं और इनके अंदर धार्मिकता का विकास होता है इस अवस्था में। और अगला है कल्पना का बाहुल्य। कल्पना का बाहुल्य से हम दीवा स्वप्न के रूप में भी दिखने को हमें मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस अवस्था के जो बालक एवं बालिकाएं होती हैं यानी कि किशोरावस्था के जो बालक एवं बालिकाएं होती हैं इनके अंदर कल्पना का बाहुल्य पाया जाता है। यह दिन में भी कल्पना करते रहते हैं कि काश में ये हो जाता, काश में वो हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह अपने आप को समझ भी लेते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां उनके अंदर देखने को मिलती है। इसी क्रम में अगला है समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना ये भी एक प्रकार की भावना का विकास इनके अंदर देखने को मिलता है। यह समाज में रहते हैं और समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इनको दिखने को मिलती है तो उन समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। अतः समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने का एक प्रयत्न करते रहते हैं और इस प्रकार की भावना का विकास किशोरावस्था में हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगला है परमार्थ की भावना। परमार्थ की भावना का तात्पर्य क्या है? दूसरे पर उपकार करना या दूसरे की सहयोग करना। इस प्रकार की भावना का विकास हमें किशोरावस्था में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आत्मसम्मान की भावना का भी विकास होता है। इस अवस्था में छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं और अपने आप को अपमानित के रूप में दिखने लगते हैं। इसलिए इस अवस्था में किशोर के अंदर या किशोरियों के अंदर आत्मसम्मान की भावना का विकास हो जाता है, जिसके माध्यम से ये भी एक प्रकार की किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।